3 जनवरी 1943 और 72 फ्लाइंग फोर्ट्रेसेस फ्रांस के वेस्ट कोस्ट के ऊपर बॉम्बिंग रन की ओर जा रहे हैं। B-17 के बॉल बुर्ज के अंदर, जिसका उपनाम स्नैप क्रैकल पॉप है, स्टाफ सार्जेंट एलन ई मैगी दुश्मनी लड़ाकू देख रहे हैं। विमान सैंड नज़ार के एक जरूरी जर्मन यू बोट बेस को खत्म करने के मिशन पर है। सब प्लेन में है, जानते हैं कि लुफ्टवाफे पूरे अलर्ट पे है। नेविगेटर पायलट से लीड किसी भी सेकंड टर्न करेगा। जब विमान ग्रैंड ल्यू झील के ऊपर अपना आखिरी मोड़ लेता है, मैगी फ्रांसी इलाके की खूबसूरती अचानक काले धमाकों से बदलते देखता है। तोपे जैसे ही गोलाबारी शुरू हुई, P-51 लड़ाकू एस्कॉर्ट से हट गए। उनका ईंधन खत्म हो गया। B-17 अब अकेले हैं। तैयार रहो साथियों, ये सफर मुश्किल होगा। स्नैप क्रैकल पॉप के पायलट सीट पर पहले लेफ्टिनेंट आर्थर एडम्स विमान को सीधा रखने का संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि बाहरी फ्लैग फॉर्मेशन हिला देता है। हैरिंगटन, लेबनार्डी, ठीक है, ये रह गया। सेड नज़ायर पायलट को फ्लैग सिटी बोलते हैं और ये बड़े विस्फोट जो एकदम सही ऊंचाई पर है, एक डरावना मंजर है। लंबी बमबारी के लिए सीधा और समतल उड़ान के साथ इसे पार करना नामुमकिन लगता है। फिर तोप के धमाकों के बीच एडम्स बाईं ओर कुछ देखता है, कुछ ऐसा जो वहां तोपों के साथ नहीं होना चाहिए। दुश्मन लड़ाकू की चाल कंफर्म्ड है, ये बहुत सारे हैं। बॉयज, तुमने देखा, तैयार हो जाओ। ऑफिशियल मिशन रिपोर्ट में कहा गया, दुश्मनी और लड़ाकू विमान हुनर और विचार के साथ किए गए थे। 4 से 6 की लड़ी में फोके वुल्फ्स उड़ रहे हैं। दुश्मनी लड़ाकू यूनिट हमारे विमान के 1 मील आगे आने तक मुख्य समूह के साथ उड़ रहे थे। फिर उन्होंने उड़ान भरी, मोड़ पर चढ़े और डाइव किया मुड़ने पर, ताकि उन्हें अच्छे बुर्ज बंदूक की आग नीचे ला सके। करीब 11 की सीट से जाते हुए वो मुख्य विमान की ओर बढ़े। फिर 3 की सीट पर विंग्स विमान से निकले। हमारे नोज गनर्स ने हमला किया, पर फोके वुल्फ पास थे। वो बहुत तेज हैं। फोके वुल्फ हमला करने से पहले करीब आ गए थे और फिर घूमे भिड़ने से बचने के लिए। ये भयानक है। वो तीसरे विमान पर हमला करते हुए विंग टिप के 50 से 100 फीट में निकलते हैं। वो एक के बाद एक आते गए और उन पर लगातार हमला मुश्किल हो गया। फोके वुल्फ ने AA फायर अनदेखी की, जो हमारे फॉर्मेशन के चारों ओर भड़क रही थी। क्लोजिंग स्पीड अच्छी है और लगता है उन्हें जल्द पता चलेगा कि वो स्नैप क्रैकल पॉप के पास से गुजर रहे हैं, बिखरते हुए। एक विमान के नीचे उल्टा हो जाता है और एलन मैगी अपने बॉल बुर्ज में रेडी हैं। वो ढीला छोड़ता है जब उसकी बंदूक बुर्ज के दोनों ओर से हमला करती है। FW-90 के पीछे, जो उसके बहुत करीब से गुजर रहा है, उसकी 50 कैलिबर मशीन गनों से निकले चमकीले ट्रेसर्स उसे लगभग अंधा कर रहे हैं। पर सब चूक जाते हैं। विमान बहुत तेज है और दूर हो गया है। वो तेज है, आंखें खुली रखो, वो लौट के आएंगे। मैगी ने कभी जर्मन विमानों के ऐसे फ्लैग नकारते नहीं देखा। ये रेड उनकी 7th कॉम्बैट मिशन थी और स्नैप क्रैकल पॉप में, जिसने उन्हें सबसे अनुभवी क्रू मेंबर बनाया। वो पीछे से आ रहे हैं। तेल से संभालो। 190s एक और पास ले रहे हैं, इस बार पीछे से। गनर्स गोली चला रहे हैं और ट्रेजर्स हवा में एक बार फिर से। मैंने मारा। नहीं, नीचे नहीं गया। और अब भी चारों ओर विस्फोट हो रहे हैं। जर्मन्स कठोर हैं, ये विस्फोट और लीड का भंवर है। विमान गिर रहे हैं, पर हमले में बताना मुश्किल है कि कौन गया। विस्फोटक गोलों से 6 लड़ाकू फॉर्मेशन के मुख्य विमान को घेरते हैं। एस से शुगर। फॉर्मेशन के बाकी विमानों को आदेश मिला है बम छोड़ने का। जब मुख्य विमान करे एस से शुगर का कप्तान सही रन की जिम्मेदारी महसूस करते हुए सीधे चलते हैं अपने लक्ष्य पर हमला करने। टारगेट से 3 मिनट। चमक उठती है जब जर्मन विमान एयरक्राफ्ट के आगे आते हैं। एलिमेंट के पीछे है। फ्लैग और दुश्मनी लड़ाकू के झुंड के बावजूद B-17 आगे बढ़ते रहे। काली एक और B-17 विस्फोट होता है और घूमता है। उन्हें जाना होगा। मैगी देखता है उसे अपने पीछे गिरते हुए और उसकी आंखों के आगे धुआं होता है।
मैगी अपने सामने लगा खिड़की का कांच देखता है और उसे क्रैक दिखता है। ऊपर B-17 को काले विस्फोट से आते हुए देख जर्मन सैनिक अपनी 40 mm फ्लैग 28 गन्स तैनात करते हैं। लगातार हमला करते हैं। गोले 120 राउंड पर मिनट से निकलते हैं। पास में एक ज्यादा ताकतवर फ्लैग 8.8 सेंटीमीटर विस्फोट गोले फेंकता है। बार बार भारी विस्फोटक हवा में भेजे जा रहे हैं उड़ते B-17 का पता लगाने। अमेरिकियों के पास कोई मौका नहीं है। स्नैप क्रैकल पॉप के अंदर मैगी सोचता है कि वो ड्रॉप जोन के पास है, पर इतनी जल्दी नहीं। एक विस्फोट हिट होता है। मैगी अपने मास्क के पास एक ठंडी हवा महसूस करता है, पर उसका सीना गर्म लग रहा है। वो नीचे देखता है तो उसकी लेदर जैकेट में कट लगे हुए हैं। वो निराशा में अपने हाथ पास लाता है। उसके सीने से एक टुकड़ा लटक रहा है। मैगी को समझ आया कि उसे वहां से निकलना होगा। वो कूद नहीं सकता क्योंकि बुर्ज में पैराशूट नहीं है। हैच ओपनिंग देख के वो बुर्ज को खोलने की सोचता है, पर अभी पोजीशन नहीं है। वो बॉल बोर्ड से टकराती हवा और तेज ठंड को अनदेखा कर आखिरकार बुर्ज को पोजीशन में लाता है और हैच खोल देता है। खून दौड़ता है उसके अंदर और चोटों के बावजूद वो बॉल बोर्ड से बाहर आता है। सिर्फ एक चलती लड़ाई के नर्क का सामना करने। जब जर्मन विमान गुजरते हैं वे गनर्स दूर जा रहे हैं। मैगी अपना पैराशूट लेता है, पर वो फटा है। कितनी ज्यादा सजा फोर्ट्रेसेस ले सकती है। अगर वो गिरती है तो उसे पैराशूट चाहिए। सांस की तकलीफ में वो रेडियो ऑपरेटर की ओर बढ़ता है। शायद एक खाली पैराशूट हो या वो टैंडम छलांग लगा सके। एक और विस्फोट होता है स्नैप क्रैकल पॉप के पास। ये बड़ा है। विमान कांपता है और कराहता है जैसे कोई घायल जानवर। चिंगारी उठती है और लोग गिरते हैं। विमान के बीच अब एक बड़ा छेद हो गया है। हवा से लड़ते हुए मैगी रेडियो ऑपरेटर के पास बनी खिड़की से जाके ऊपर देखता है। वो देख उसकी रूह कांपती है। एक जर्मन लड़ाकू सीधा उनकी ओर आ रहा है। FW-190 पूरी ताकत से हमला करता है। गोलियां दाएं पंख पर लगती हैं, पूरी तरह चीरते हुए। सब खत्म। विमान झटका खा के घूमता है और मैगी बेहोश होने लगता है। नेविगेटर सेकंड लेफ्टिनेंट ग्लेन हैरिंगटन मैगी को बेहोश देखते हैं। उसका कॉलर पकड़ वो उसे जगाते हैं। क्या कर रहे हो? हमें अभी निकलना है। पैराशूट नहीं है। B-17 गोल घूमते हुए बचे हुए पंख के साथ नीचे की ओर चक्कर लगाता है। My God, we keep falling out the plane without a parachute. मैगी होश में आता है। क्या मौत ऐसी होती है? वो तोप के विस्फोट और विमानों को दूर से देखता है। एक ऑब्जर्वर। फिर उसे दर्द और ठंडक महसूस होती है। वो गिर रहा है। वो गिर रहा है। वो अपना पैराशूट ढूंढता है, पर कोई पैराशूट नहीं है। 6000 मीटर की ऊंचाई से बिना पैराशूट के गिरता है। इस गति से वो 1 मिनट से कम में जमीन से टकराएगा। वो हवा में घूमता है। बाद में मैगी ने कहा कि वो जमीन को पास आते देख वो डर गया था। वो सिर्फ दुआ कर सकता था। इस बीच उसने भगवान से बात करना शुरू की, बताते हुए, मैं मरना नहीं चाहता क्योंकि मैं जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। जमीन घूमती है। जैसे जैसे वो पास आती है वो होनी को स्वीकार करता है और एक अजीब सा सुकून घेरता है। उसे मिशन का लक्ष्य जर्मन बेस दिखता है। अब विमान से छोड़े गए बम की तरह वो हैरान होता है कि वो उसी से टकराने जा रहा है। वो देखता है कि उसके नीचे तट और पेड़ बड़े होते जा रहे हैं। वो पीछे घूमता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है।
मैगी सेंट नज़ायर रेलवे स्टेशन की छत पर जा गिरता है। झरोखा लाखों टुकड़ों में बिखरता है और उसका देह रेलवे पटरियों के स्टील गार्डर्स पर आ रुकता है। जर्मन गार्ड्स वहां दौड़ते हैं। एक और अमेरिकी जाबो, उसे उसका अंजाम मिल गया। मैं समझता हूं, पर हमें उसे नीचे उतारना होगा। गार्ड्स गार्डर्स पर चढ़कर शरीर को हटाते हैं। फिर एक आवाज गूंजती है, डॉक्टर को बुलाओ, हे भगवान ये जिंदा है। मैगी जागता है और अपने चारों ओर सफेद चादर पाता है। एक बार को एलन मैगी को लगा कि ये स्वर्ग है। फिर उस अपने पैरों के पास खड़े एक जर्मन डॉक्टर दिखते हैं। हमें लगा नहीं था तुम बचोगे। उसने मैगी को बताया कि वो सेंट नज़ायर स्टेशन पर गिरने के बाद बहुत घायल था। जहां वो गिरा था उसके दोनों ओर कंक्रीट की छत थी। स्टेशन का मध्य भाग कांच की छत से ढका हुआ था, जो उल्टे वी के आकार में थी। स्टेशन की कांच की छत पर गिरना मैगी के लिए एक चमत्कार था, और शायद फ्लाइट सूट और थर्मल सूट की कई परतों ने किसी तरह उसे बचा लिया था, पर बिना चोट के नहीं। छर्रे के 28 घाव के साथ मैगी का दाहिना पैर और एंकल टूट गया था। उसके सारे घाव दिख नहीं रहे थे, कई जख्म अंदरूनी थे, और मेडिकल स्टाफ को उसका हाथ फिर से उसके शरीर से जोड़ना पड़ा। पर यह फिर भी चमत्कार था, और उसके बचने की कहानी सेंट नज़ायर का चमत्कार कहलाने लगी। पर एक चमत्कार की भी सीमाएं होती हैं। मैगी अब युद्ध का कैदी था। जर्मन सेना ने उसे ऑस्ट्रिया के युद्ध बंदी कैंप में भेज दिया। वो अक्सर सोचता था अगर स्नैप क्रैकल पॉप से कोई और बचा हो। मैगी जानता था कि B-17 तट के पास क्रैश हुआ था, पर शायद उनमें से कोई उसकी जितना भाग्यशाली हो। जब तक उसने किसी परिचित को देखा, स्नैप क्रैकल पॉप का टेल गनर स्टाफ सार्जेंट जेम्स आई गॉर्डन। गॉर्डन ने बताया कि विमान विस्फोट होते ही उसने पैराशूट खोला और तट पर उतर गया, जहां जर्मन ने उसे पकड़ लिया। मुझे लगा तुम मर गए हो, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? 1945 के युद्ध के अंत में मैगी रिहा होकर अमेरिका लौट आया, जहां उसे बहादुरी के लिए पर्पल हार्ट और एयर मेडल से सम्मानित किया गया। हैरानी की बात यह है कि युद्ध के दौरान फोर्ट्रेसेस से गिरना भी उन्हें उड़ने से रोक ना सका। अमेरिका लौटने के बाद उन्होंने ट्रेनिंग और पायलट का लाइसेंस लेकर हवाई उद्योग में काम किया। 1995 में मैगी वापस सेंट नज़ायर आए। जब वो उस इमारत के सामने खड़े थे जो कभी ट्रेन स्टेशन थी, उन्हें कांच के बीच से अपना गिरना याद आया। मुझे याद है ये इससे छोटा था। आप इसे मीलों ऊपर से देख रहे थे डार्लिंग, अपने करीब से महसूस किया है। उस फेटफुल मिशन में स्नैप क्रैकल पॉप के 3 क्रू सदस्य जीवित बचे, बाकी क्रू खो गया। कुल ऑपरेशनों में 7 B-17 नष्ट हो गए और 47 B-17 क्षतिग्रस्त। 70 क्रू सदस्य लापता हो गए और बाकी 5 की मौत हो गई। ऑपरेशन को अलायंस के द्वारा सफलता के रूप में देखा गया, पर असल में थोड़ा नुकसान बेस को भी हुआ था। गिराए गए कुल 342 बमों में से केवल 26 ही लक्ष्य से 305 मीटर के दायरे में गिरे।